अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शिफरान एसोसिएट्स। हमने लॉ गैट में लीगल एथिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें अब तक हम कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट में रूल 134 टिल 158 को स्टडी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम रूल 159 से 167 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट। दिस इज एडवोकेट शिफरान सईद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इन आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ लीगल एथिक्स we saw that legal ethics is divided into four parts. Part 1 और Part 2 के ऊपर हम दो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज हम Part 3 को स्टडी करने जा रहे हैं। We deal from Rule 159 till 167 and deals with the duty of an advocate towards the court. Part C, duty to the court. Rule 159. It is the duty of an advocate to maintain towards the court a respectful attitude, not for the sake of temporary incumbent of the judicial office, but for the maintenance of its supreme importance. यानी कि एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो अदालत का एहतराम करे, और अदालत का एहतराम सिर्फ इस नजरिए के साथ नहीं किया जाएगा कि कौन उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। Irrespective of the person sitting on the chair, an advocate must always show respect towards the court. Judges, not being wholly free to defend themselves, are peculiarly entitled to receive the support of the bar against unjust criticism and clamor. At the same time, whenever there is a proper ground for complaint against a judicial officer, it is the right and duty of an advocate to ventilate such grievances and seek redress thereof legally and to protect the complainant and person affected. अब जजेस को मना किया जाता है, उनके रूल्स में, उनके एथिक्स में ये चीज़ इंक्लूडेड होती है कि दे कैन नॉट कम ऑन मीडिया। तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते अगर कोई ऐसी बात उनके मुतालिक कही जा रही है। तो यहाँ पे बार की जिम्मेदारी रखी गई है कि जब भी जजेस को अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े या क्लैमर फेस करना पड़े, तो बार अपना सपोर्ट उनको लैंड करेगी और उनको डिफेंड करेगी, बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडवोकेट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी जज के खिलाफ एक प्रॉपर ग्राउंड के ऊपर कोई कंप्लेन फाइल होती है, तो फिर ये एडवोकेट की राइट भी है और ड्यूटी भी है कि वो ऐसे ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल प्रोवाइड करे लीगली टुवर्ड दैट कंप्लेनेंट। रूल 160, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज अ पर्सन whose testimony could establish or tend to establish a material fact, to avoid service of process or conceal himself or otherwise to make his testimony unavailable. एक एडवोकेट किसी भी शख्स को shall not advise, किसी भी शख्स को एडवाइस नहीं करेगा whose testimony could establish or tend to establish a material fact, जिसकी गवाही से या कोई मटेरियल फैक्ट इस्टेब्लिश हो सकता है या इस बात की टेंडेंसी है, पॉसिबिलिटी है कि इट कुड इस्टेब्लिश अ मटेरियल फैक्ट, कि वो क्या करे टू अवॉइड द सर्विस ऑफ प्रोसेस। यानी इस पर जब समन्स दिया जाए, उसे नोटिस दिया जा रहा है कोर्ट में बुलाने के लिए, तो उसे अवॉइड करे, कंसील हिमसेल्फ, खुद को छुपा ले, और अदरवाइज टू मेक हिज टेस्टिमनी अनअवेलेबल, या ऐसे अदर कोई मीन्स यूज करे जिससे वो गवाही ना दे सके। रूल 161, an advocate shall not intentionally misquote to a judge, judicial officer, or jury the testimony of a witness, the argument of the opposing advocate, or the contents of a document, nor shall he intentionally misquote to a judge or judicial officer the language of a book, statute, or decision, nor shall he, with knowledge of its invalidity and without disclosing such knowledge, cite as authority a decision that has been overruled or a statute that has been repealed or declared unconstitutional. अब यहाँ पे एडवोकेट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है, बिकॉज एज एडवोकेट्स वी आर नॉट ओनली हेल्पिंग द लिटिगेंट्स बट वी आर ऑल्सो हेल्पिंग द कोर्ट एज वेल। हम कोर्ट को गाइड कर रहे होते हैं टू कम टू अ कंक्लूजन विच इज लीगली साउंड एंड फेयर। तो इस लिहाज से एक एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वो किसी लॉ के हवाले से, किसी विटनेस की टेस्टिमनी के हवाले से, अपोजिंग काउंसिल के आर्गुमेंट के हवाले से, या कोई ऐसे स्टेचूट और लॉ के हवाले से जिसके मतलब वो जानता है कि रिपील हो चुका है, या ऐसा आर्गुमेंट जो वो मिस कोट कर रहा है जज, जिससे उसके क्लाइंट की फेवर में डिसीजन आ सकता है, बट इट विल बी बेस्ड ऑन अ मिसकंसेप्शन ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द अपोजिंग एडवोकेट। तो इन सब कामों से एक एडवोकेट को बचना चाहिए, क्योंकि उसको एक एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे रखा जाता है कि जो भी एक एडवोकेट हमें कह रहा है इट विल बी लीगली साउंड, इट विल नॉट बी मिस कोटेड बाय हिम। तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा कि जज मिसकंसेप्शन के ऊपर आगे कोई फैसला दे दे। रूल 162, marked attention and unusual hospitality on the part of an advocate to a judge or judicial officer not called for by the personal relation of the parties, subject both the judge and the advocate to misconstructions of motive and should be avoided. Unusual hospitality जिससे ये तासुर जाए कि जज जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है rather than the legal mind of the advocate, उसकी जो अटेंशन है या उसकी हॉस्पिटैलिटी है उससे उसके डिसीजंस पे कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है,
इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। An advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of a pending cause, and he deserves rebuke and denunciation for any advice or attempt to gain from a judicial special consideration or favor. A self-respecting independence in the discharge of professional duty without denial or diminution of the courtesy respect to the judge's station is the only proper foundation for cordial personal and official relations between the bench and the bar. अब यहाँ रूल 162 एक एडवोकेट को बार करता है कि वो किसी भी जज से प्राइवेटली कम्युनिकेट ना करे, ना ही प्राइवेट उसके चैम्बर्स में जाके आर्ग्यूमेंट करे किसी भी मेरिट्स ऑफ द पेंडिंग कॉज के हवाले से। और अगर वो कोई एडवोकेट ऐसा करता है तो ही डिजर्व्स रिब्यूक कि उसे मना किया जाए किसी स्पेशल किस्म के फेवर या कंसिडरेशन को हासिल करने के लिए। अब एक प्रोफेशनल ड्यूटी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिपेंडेंस क्या है? आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी में इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी कि आप ना ही जज के स्टेशन को डिमिन्यूट करें यानी उसको छोटा समझें या उसको वो कर्टिसी प्रोवाइड ना करें, रिस्पेक्ट प्रोवाइड ना करें जो कि जज का स्टेशन डिमांड करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी दिखा के स्पेशल फेवर्स हासिल करने की कोशिश करें। आपका रिलेशनशिप विद द बार शुड बी बैलेंस्ड। आपके कोर्डियल रिलेशनशिप जो होंगे वो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान है, तो वो उसी तरह होने चाहिए जैसे एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ होने चाहिए। रूल 163, the primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict, but to see that justice is done. The suppression of facts or the concealing of witnesses capable of establishing the innocence of the accused is highly reprehensible. एक ऐसा एडवोकेट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम कर रहा है, उसे बताया जा रहा है, उसके एथिकल कोड को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शंस करनी है, बल्कि आपका काम इंसाफ प्रोवाइड करना है। इस मकसद के लिए आपको ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस या ऐसे विटनेसेस इनोसेंस एस्टैब्लिश करते हैं अक्यूज की, तो उसे हाइड ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए। ये एक्शन बहुत ही रिप्रहेंसिबल समझा जाएगा फॉर अ प्रोसिक्यूटर। Rule 164. Publications in newspaper by an advocate as to pending or anticipated litigation may interfere with a fair trial in the courts. ऐसी पब्लिकेशन जो कि असरअंदाज हो सकती हैं ऐसे मैटर के ऊपर जो सब्जुडिस है, जिस पे अभी प्रोसीडिंग चल रही हैं, या अदरवाइज वो प्रेजुडिस करेगा इस चीज को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को। जनरली दे आर टू बी कंडेम्ड, उन्हें मना किया जाएगा ऐसी कोई पब्लिकेशन करने से। इफ द एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस justify a statement or reference to the facts should not reach the public, it is unprofessional to make them anonymously। और ये बात भी गलत है कि अगर कोई ऐसे केस से मुतल्लिक फैक्ट्स हैं जिन्हें पब्लिक तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो अनप्रोफेशनली एनोनिमसली अगर आप एक्सप्लेन कर दें किसी बंदे को अपना नाम छुपा कर, तो वो भी आपके एथिकल कोड की वायलेशन होगी। An ex parte reference to the facts should not go beyond quotation from the records and papers on file in the court, but even in extreme cases, it is better to avoid any ex parte statement. Rule 165. It is the duty of advocates to endeavor to prevent political considerations from outweighing judicial fitness in the appointment and selection of judges. अब यहाँ पे एडवोकेट्स की ड्यूटी को बताया गया है क्योंकि बहुत से जजेस, स्पेशली जजेस इन द हायर कोर्ट, द जस्टिसेस, वो लॉयर से ही एलिवेट होते हैं एज अ जज। तो यहाँ पे एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जुडिशियल फिटनेस और अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन में पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को प्रिवेंट किया जाए ताकि हमेशा कॉम्पिटेंट बंदा एलिवेट किया जाए। They should protest earnestly and actively against the appointment or selection of persons who are unsuitable for the bench, and thus should strive to have elevated thereto only those willing to forego other employments, whether of a business, political, or other character, which may embarrass their free and fair consideration of the questions before them for the decision। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जहाँ पे वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को अवॉइड किया जाएगा, वहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि सिर्फ ऐसे ही लोग एलिवेट हों जो कि अपनी अदर एम्प्लॉयमेंट, अदर वेज ऑफ इनकम, पॉलिटिकल कैरियर और अदर बिजनेसेस को फोरगो करेंगे ताकि उनके सामने जो मैटर इन्वॉल्व हो उसमें उनका कोई कंसर्न ना हो, उन क्वेश्चन को फ्री और फेयर कंसिडरेशन के साथ सॉल्व करते हुए मैटर्स पे एडजुडिकेशन दें। द एस्पिरेशन ऑफ एडवोकेट्स फॉर जुडिशियल पोजीशन शुड बी गवर्न्ड बाय एन इम्पार्शियल एस्टिमेट ऑफ देयर एबिलिटी टू ऐड ऑनर टू द ऑफिस एंड नॉट बाय अ डिजायर फॉर द डिस्टिंक्शन द पोजीशन में ब्रिंग टू देमसेल्व्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो एडवोकेट्स जो जुडिशियल पोजीशन के लिए एस्पायर करते हैं, वहाँ पे देखा ये जाना चाहिए क्या उनका डिजायर सिर्फ एक पोजीशन हासिल करना है टू डिस्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम अदर एडवोकेट्स, या वो वाकई में ऐसी इम्पार्शियलिटी रखते हैं
जिससे वो ऑनर ऐड कर सकेंगे टू द ऑफिस ऑफ अ जज। रूल 166, इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन अ मैटर इज कॉल्ड एंड इफ इट इज सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। रूल 166 जो है बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ट्रायल को प्रिवेंट करने के लिए है कि अगर एडवोकेट को किसी मैटर में कोर्ट में बुलाया जाए, ही मस्ट अपीयर इन दैट मैटर। If he is not able to appear, then he should make alternative arrangements. Rule 167. An advocate should, in general, refrain from volunteering his legal opinion or addressing any arguments in cases in which such advocate is not engaged unless called upon to do so in open court by a judge or a judicial officer. In advancing any such opinion, he must do so with a sense of responsibility and impartiality without any regard टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी। एक एडवोकेट को चाहिए कि वो अपना लीगल ओपिनियन वॉलंटियर करने के हवाले से जनरली अपने आप को रिफ्रेन करे इन मैटर्स में जिनमें एडवोकेट को एंगेज नहीं किया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर जज या जुडिशियल ऑफिसर ओपन कोर्ट में उस एडवोकेट को बुलाए एज एमिकस क्यूराई, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करते हुए और किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को इग्नोर करके जज को एक अपना ऑनेस्ट और लीगल ओपिनियन प्रोवाइड करे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर। आज हमने रूल 159 से 167 कैनडा प्रोफेशनल कंडक्ट के पार्ट सी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द कोर्ट को डिस्कस किया। इससे प्रीवियस दो लेक्चर्स हम पार्ट ए और पार्ट बी पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वो सुन सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट विच इज पार्ट डी विच डील्स विद द कॉन्डक्ट ऑफ एन एडवोकेट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली। इसमें हम रूल 168 से 175 बी तक डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी आवर फाइनल लेक्चर विद रिगार्ड टू लीगल एथिक्स। इसके बाद हम लॉ गैट में लीगल एथिक्स के हवाले से जो जो एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हैं या जनरली मैंने प्रिपेयर किए आपके लिए, हम उनको सॉल्व करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।